किसी अपने को खो देना, ये एक ऐसा अनुभव है मतलब जिससे हम सब शायद कभी ना कभी गुजरते हैं। हाँ। है ना? बहुत गहरा, झकझोर देने वाला। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी दुख की तहों में उतर रहे हैं और एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अनोखे सवाल पर गौर कर रहे हैं। क्या हमारी आत्माएं जन्म लेने से पहले ही जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों, यहां तक कि ऐसी दर्दनाक घटनाओं की योजना बना सकती हैं? ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है। हाँ, और इस सवाल को समझने के लिए हमारे पास वैलेरी विलार्ड्स की कहानी है। उनके अपने अनुभव और कुछ माध्यमों के जरिए मिली जानकारी हमारी आज की बातचीत का आधार है। बिल्कुल। ये जो स्रोत है हमारे पास, ये हमें वैलेरी के जीवन में आई दो बड़ी त्रासदियों, पहले उनके मंगेतर डीसी और फिर उनके बेटे डस्टिन की अचानक मृत्यु, इनकी जानकारी देते हैं। हाँ। और साथ ही ये उन आध्यात्मिक सत्रों का भी ब्यौरा देते हैं जहां इन घटनाओं के पीछे की संभावित जन्म पूर्व योजनाओं या कहिए कि समझौतों की बात सामने आई। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई आत्मा के स्तर पर ऐसे मुश्किल रास्ते क्यों चुने जा सकते हैं, इनमें कौन से सबक छिपे हो सकते हैं, और क्या ये हमें दुख, जीवन और मृत्यु को देखने का कोई नया नजरिया दे सकते हैं। वैलेरी की कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। पहले उनके मंगेतर डीसी और फिर कई साल बाद उनका इकलौता बेटा डस्टिन, दोनों ही मतलब बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से चले गए। हाँ। और डस्टिन के साथ उनका रिश्ता तो बहुत ही करीबी था। वो उसकी समझदारी, उसकी जो अलग सोच थी और उसकी हिम्मत की कायल थी। हाँ, और एक पल का जिक्र आता है उनकी कहानी में, डस्टिन का वो पल जब वैलेरी उदास होकर अंधेरे में बारिश देख रही थी और डस्टिन ने आकर कहा था, नहीं माँ, मुझे प्राकृतिक रोशनी पसंद है, प्राकृतिक रोशनी अच्छी है। ये शब्द, जैसा कि हम आगे देखेंगे, बाद में बहुत मायने रखने वाले थे। और फिर वो दिन आया जब सिर्फ 19 साल की उम्र में डस्टिन नहीं रहा। वैलेरी ने उसे उसके कमरे में बिस्तर पर पाया, सांसें थम चुकी थीं। उफ। और जांच में पता चला कि मौत आकस्मिक ड्रग ओवरडोज से हुई थी। किसी भी माँ के लिए ये तो सोच से भी परे का दुख था, खासकर तब जब डस्टिन ने कुछ ही समय पहले मदर्स डे पर उन्हें एक बहुत प्यारा खत भी लिखा था। और इस हादसे के बाद एक बहुत मार्मिक घटना हुई है ना? हाँ बिल्कुल। डस्टिन की मौसी विक्की ने वैलेरी को बताया कि डस्टिन उनके पास एक संदेश लेकर आया था। वो बहुत खुश और रोशनी से भरपूर लग रहा था और उसने कहा, मेरी माँ को बताओ मैं प्राकृतिक रोशनी हूँ। ओह, वही शब्द। हाँ, वही शब्द जो उसने पहले कहे थे। अब उनका एक गहरा अर्थ सामने आ गया था और वैलेरी को एक अजीब सी एक शांति मिली इससे। वैलेरी ने खुद भी 2 रात बाद डस्टिन की उपस्थिति को महसूस किया था, एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा जिसने उन्हें यकीन दिलाया कि डस्टिन जहां भी है खुश है। ये जानना कि वो खुश है, शायद यही सबसे बड़ी राहत रही होगी। बिल्कुल। पर डस्टिन की मृत्यु से करीब 12 साल पहले वैलेरी के मंगेतर डीसी की भी एक हादसे में मौत हो गई थी। हाँ, डीसी का हादसा भी बहुत दुखद था। वो एक कमर्शियल डाइवर थे, उनका काम ही ऐसा था जिसमें जोखिम हमेशा बना रहता था। वैलेरी बताती हैं कि जब वो मिले तो ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हो। उनका रिश्ता बहुत तेजी से गहरा हुआ। हाँ, और फिर फरवरी में डीसी ने वैलेरी को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन प्रपोज करने के 1 घंटे के अंदर ही उन्हें काम पर जाना पड़ा। 1 घंटे के अंदर? हाँ बिल्कुल। और वो वैलेरी से उनकी आखिरी विदा थी। 2 दिन बाद ही खबर आई कि गहरे पानी में डाइविंग के दौरान एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। कैसे हुआ यह हादसा? उन्होंने किसी वजह से अपना हेलमेट उतार दिया था। वैलेरी को ऐसा लगता है कि शायद कुछ दिन पहले उनके सिर पर कोई चोट लगी थी और शायद उसी वजह से वो गहरे पानी का दबाव सह नहीं पाए। और डीसी के आखिरी शब्द भी बड़े अजीब थे, है ना, जो उन्होंने जाने से पहले वैलेरी से कहे थे। हाँ, उन्होंने कहा था, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें ढूंढने में इतनी देर लग गई। मैं वादा करता हूँ कि अगली बार इतनी देर नहीं लगाऊंगा। उनके जाने के बाद ये शब्द वैलेरी के लिए बहुत मायने रखने लगे। जाहिर है, ये 2 बड़े सदमे, पहले डीसी फिर डस्टिन, इसने तो वैलेरी को अंदर तक हिला दिया होगा। बिल्कुल। और यहीं से उनकी वो आध्यात्मिक खोज शुरू हुई। वो समझना चाहती थी कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हाँ। और इसी सिलसिले में उन्होंने माध्यम डेव डिबारी से संपर्क किया ताकि अपनी जन्म पूर्व योजना के बारे में जान सकें। तो इन सत्रों से क्या निकल कर आया? क्या वाकई ऐसी कोई योजना थी? ये विचार ही अपने आप में इतना गहरा है कि आत्माएं ऐसे अनुभव चुन सकती हैं। हाँ, और यही सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली बात है, क्योंकि तीनों माध्यमों, डेव डिबारी,
कॉर्बी मिटलीड जिन्होंने वैलेरी की आत्मा से संपर्क साधा और स्टेसी वेल्स जिन्होंने जन्म पूर्व योजना सत्र का संचालन किया, इन सबसे मिली जानकारी में एक कॉमन धागा दिखता है। क्या? जन्म पूर्व योजना या समझौते का। तीनों से? हाँ, तीनों से। अलग अलग सत्रों में अलग अलग तरीकों से ये बात सामने आई। तो सबसे पहले ये जन्म पूर्व योजना का जो विचार है, ये है क्या असल में, और वैलेरी के मामले में ये कैसे सामने आया? देखिए, डेब डेबारी के सत्र में डीसी ने संपर्क साधा और उसने पुष्टि की कि उसे पता था कि उसका जीवन छोटा होगा। ये उसके आत्मा के अनुबंध का हिस्सा था। अच्छा। उसने पहले हुई कुछ मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं का भी जिक्र किया जो शायद इसी योजना के मतलब संकेत थे पहले से। और फिर कॉर्बी मिटलीड के जरिए वैलेरी के आत्मा ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस जीवन में नुकसान झेलना ये योजना का हिस्सा था, ताकि नुकसान की क्षणभंगुरता का सबक सीखा जा सके। नुकसान की क्षणभंगुरता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये समझना कि भौतिक नुकसान जो हमें यहाँ दिखता है वो स्थायी नहीं होता, आत्मा के स्तर पर कुछ होता नहीं है। और डस्टिन, क्या उसकी मृत्यु भी योजना का हिस्सा थी? ये सोचना भी बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, ये सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन डेब डेबारी के अनुसार डस्टिन ने बताया कि हाँ, एक समझौता था कि वो 25 साल की उम्र से पहले चला जाएगा। 25 से पहले? हाँ, और ये आत्मा के स्तर पर चुना गया था। ये कोई आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक आकस्मिक घटना थी जो योजना के अनुरूप हुई। स्टेसी वेल्स ने भी इस बात की पुष्टि की कि डस्टिन जल्दी जाने पर सहमत था। उन्होंने ये भी बताया कि डस्टिन का अपने उस दोस्त के साथ भी एक समझौता था जिसने उसे ड्रग्स दिए थे। ड्रग्स देने वाले दोस्त के साथ समझौता? हाँ, कि वो उसे इस दुनिया से बाहर निकालने में मदद करेगा। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत ये बताते हैं कि आत्मा के स्तर पर इसे उद्देश्य पूर्ति के रूप में देखा गया, किसी नकारात्मक रूप में नहीं। यानी ये सिर्फ वैलेरी की योजना नहीं थी, इसमें डीसी, डस्टिन और यहाँ तक कि डस्टिन के उस दोस्त की आत्माएं भी शामिल थीं। ये तो बहुत जटिल लगता है। बिल्कुल, स्रोत इसी जटिलता की ओर इशारा करते हैं। कॉर्बी मिटलीड के जरिए वैलेरी की आत्मा ने इन योजनाओं को प्रयोग कहा है। प्रयोग? हाँ, जैसे आत्माएं मिलकर आपसी विकास के लिए संभावित जीवन पथों पर चर्चा करती हैं और फिर समझौते करती हैं। स्टेसी वेल्स बताती हैं कि वैलेरी ने इन संभावित दुखों को, मतलब डीसी और डस्टिन को खोने के दुख को स्वीकार किया था जानते हुए। हाँ, उसे लगा था कि वो इसे संभाल लेगी क्योंकि ये उसके अपने विकास के लिए जरूरी था। विकास? यानी इन दर्दनाक अनुभवों के पीछे कुछ सीखने का उद्देश्य था। क्या सबक सीखने की बात आई? हाँ, कई स्तरों पर सबक सीखने की बात सामने आई। जैसे डीसी के मामले में उसे जीवन का सम्मान करना सीखना था, क्योंकि पिछले जन्मों में शायद सैनिक के रूप में उसने जीवन को हल्के में लिया था। उसे प्रेम की सच्ची कीमत समझनी थी। अच्छा। और वैलेरी के लिए मुख्य सबक वही था, नुकसान की क्षणभंगुरता को समझना। मतलब ये जानना कि आत्माएं कभी अलग नहीं होती, प्यार कभी मरता नहीं है और हमें अनुभव से मिले ज्ञान को लेकर आगे बढ़ना है। कॉर्बी मिटलीड के जरिए आत्मा ने यह भी बताया था शायद कि वैलेरी ने पिछले जन्मों में भी ऐसे नुकसान झेले थे, लेकिन वो उन्हें ठीक से संभाल नहीं पाई थी। हाँ, बिल्कुल। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में मंगेतर, जो डीसी की आत्मा थी, को खोकर उसने आत्महत्या कर ली थी। तो ये विचार है कि इस बार ये अनुभव दोहराया गया ताकि वो इसे बेहतर तरीके से संभाल सके। बेहतर तरीके से संभालना मतलब टूटना नहीं? हाँ, मतलब टूटना नहीं, बल्कि दुख को पूरी तरह महसूस करते हुए भी आत्मा के स्तर पर उस जुड़ाव को समझना और आध्यात्मिक रूप से विकसित होना। डेबरी के गाइड ने तो यहाँ तक कहा कि डस्टिन की मृत्यु के बाद वैलेरी एक अनुग्रह की स्थिति, यानी स्टेट ऑफ ग्रेस में पहुंच गई थी। अनुग्रह की स्थिति, स्टेट ऑफ ग्रेस, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उसने सहानुभूति और करुणा का इतना गहरा विकास कर लिया था कि शायद उसके जीवन के कुछ और जो नियोजित सबक थे वो अनावश्यक हो गए। अच्छा, सहानुभूति और करुणा का इतना गहरा विकास, इसका कोई उदाहरण भी सामने आया क्या? हाँ, तूफान कैटरीना के बाद की घटना का जिक्र है। वैलेरी ने एक अजनबी महिला को जो अपना सब कुछ खो चुकी थी, पूरी सहानुभूति के साथ गले लगाया। ये उस आंतरिक बदलाव का मतलब एक प्रतीक था।
कॉर्बी मिटलेट की आत्मा ने भी कहा था कि इस जीवन में वैलेरी की देखने और समझने की क्षमता पिछले कई जन्मों से बेहतर है और वो दर्द से परे जाने की इच्छा रखती है। स्टेसी वेल्स ने संतुलन की बात की थी, है ना, कि वैलेरी की योजना में भावनात्मक चरम सीमाओं का अनुभव करके संतुलन पाना भी शामिल था। इसका क्या मतलब है? हाँ, स्टेसी के अनुसार वैलेरी का एक जीवन का थीम या विषय था ध्यान केंद्रित रहना बनाम संतुलन खो देना। जीवन के उतार चढ़ाव, खासकर जो भावनात्मक चरम सीमाएं होती हैं, जैसे गहरा दुख या गहरा प्यार, वो हमें असंतुलित करती हैं। हाँ, करती हैं। लेकिन यही असंतुलन हमें वापस अपने केंद्र को खोजने और संतुलन बनाने में मदद करता है। डीसी और डस्टिन को खोना चरम दुख था, लेकिन इसी अनुभव ने उसे आंतरिक संतुलन और आत्ममूल्य खोजने की दिशा में प्रेरित किया। आत्ममूल्य मतलब खुद की कीमत पहचानना। हाँ, और ऐसा आत्ममूल्य जो सिर्फ पत्नी या माँ होने जैसी भूमिकाओं पर आधारित ना हो, बल्कि उससे कई गहरा हो। ये सब सुनने के बाद आत्मा, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में एक अलग ही तस्वीर उभरती है। हाँ, एक मुख्य विचार जो बार बार आता है वो ये है कि जिसे हम व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कहते हैं, वो पृथ्वी पर सबक सीखने के लिए आत्मा द्वारा रची गई एक तरह की भूमिका या कह लीजिए भ्रम है। भ्रम? हाँ, कॉर्बी मिटलेट के जरिए वैलेरी की आत्मा ने ये स्पष्ट किया कि आत्मा कभी अलग नहीं होती, वो शाश्वत है और हमेशा जुड़ी रहती है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो सिर्फ इस शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। तो फिर ये दुख और ये जो अलगाव का एहसास है, ये इतना असली क्यों लगता है? आत्मा के अनुसार सांसारिक दुख इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर और इस द्वैत यानी डुअलिटी की दुनिया के बिना सहानुभूति, उदारता जैसे सबक सीखना शायद संभव ही नहीं है। अच्छा। हाँ, हमें किसी चीज की कमी महसूस होने पर ही उसकी असली कीमत पता चलती है ना? अलगाव का दर्द हमें एकता के महत्व का एहसास कराता है। तो ये नकारात्मक भावनाएं भी हमें अपने सच्चे, अपरिवर्तनीय स्वरूप को जानने में मदद करती हैं। और मृत्यु के बाद भी संपर्क संभव है, जैसे डस्टिन के मामले में हुआ? हाँ, स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। डस्टिन का उसकी मौसी के जरिए संदेश भेजना या वैलेरी का उसकी ऊर्जा महसूस करना, ये सब इसी के उदाहरण हैं। डैव डिबारी ने बताया कि डस्टिन सपनों और बिजली के जरिए भी संवाद करने की कोशिश करता है। सपनों और बिजली के जरिए? हाँ, और कॉर्बी मिटलेट की आत्मा ने शोक संतप्त लोगों को सलाह भी दी, पर्दा उठाना सीखें, आत्माएं खोती नहीं, प्यार मरता नहीं। ये विचार कि आत्माएं छोटे या कठिन जीवन चुन सकती हैं, जैसे डस्टिन का जीवन, ये क्यों होता है? आत्मा ऐसा क्यों चुनेगी? कॉर्बी मिटलेट के अनुसार आत्मा त्वरित विकास के लिए ऐसा चुन सकती है, तेजी से सीखने के लिए। तेजी से सीखने के लिए? हाँ, और स्टेसी वेल्स ने बताया कि डस्टिन के पिछले जीवन शायद थोड़े धीमे थे, इसलिए उसमें बहुत सारी ऊर्जा जमा थी जिसे वो इस जीवन में तेजी से अनुभव करना चाहता था। वो इस जीवन में उत्साह चाहता था। और अब वो क्या कर रहा है आत्मालोक में? स्टेसी के अनुसार अब वो आत्मालोक में बच्चों के साथ काम करता है और संगीत में भी शामिल है। कर्म और पिछले जन्मों का भी काफी जिक्र आया है, क्या ये सब उससे जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। कर्म का विचार इन योजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता दिखता है। जैसे डिबारी और स्टेसी वेल्स दोनों ने बताया कि पिछले जन्म में भूमिकाएं उल्टी थीं। वैलेरी डस्टिन की संतान थी और कम उम्र में मर गई थी। अच्छा, भूमिकाएं बदल गई। हाँ, इस जीवन में भूमिकाएं बदलकर कर्म का संतुलन बनाया गया। कॉर्बी मिटलेट ने WVI और WV2I वाले जन्मों का जिक्र किया, जहां नुकसान झेलने का पैटर्न दोहराया गया। और उन्होंने एक और गहरे कर्म का भी उल्लेख किया, करीब 1500 साल पहले का एक जीवन, जहां वैलेरी और डीसी दोनों पुरुषों के रूप में एक हमलावर दल का हिस्सा थे और उन्होंने महिलाओं और बच्चों को मारा था। तो इससे उस नुकसान को महसूस करने की जरूरत पैदा हुई जो उन्होंने दूसरों को पहुंचाया था, मतलब सहानुभूति सीखने के लिए। ये सब बहुत गहरा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें कोई पीड़ित नहीं होता, क्योंकि सब कुछ आत्मा की योजना का हिस्सा है? यहां तक कि डस्टिन को ड्रग्स देने वाले दोस्त की भूमिका भी सहमत थी। स्टेसी वेल्स के सत्र से तो यही निष्कर्ष निकलता है। उनका कहना है कि कठिन भूमिकाएं निभाने वाले भी आत्मा के स्तर पर सहमत होते हैं। इसलिए क्षमा या फॉरगिवनेस इस पूरी प्रक्रिया में जैसे अंतर्निहित है, बिल्ट इन है। कोई वास्तव में पीड़ित नहीं है, क्योंकि हर आत्मा अपने विकास के लिए अनुभव चुन रही है। और ये समझना कि आत्मा मार्गदर्शन करती है, मजबूर नहीं करती, और मृत्यु तभी होती है जब आत्मा सहमत होती है, ये भी एक अहम बात है ना? बिल्कुल
जैसे डस्टिन के मामले में ड्रग्स की वही मात्रा शायद किसी और के लिए घातक न होती, लेकिन आत्मा के निर्णय के कारण वो घातक हो गई। आत्मा आवेगों या अंतर्ज्ञान के जरिए रास्ता दिखाती है, लेकिन अगर व्यक्तित्व सोया हुआ है, मतलब आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति सचेत नहीं है, तो संकट या चुनौतियां वेकअप कॉल का काम कर सकती हैं। लेकिन अंतिम निर्णय, खासकर जीवन और मृत्यु का, वो आत्मा की सहमति से ही होता है। तो वैलेरी के जीवन में 2 बड़ी त्रासदियों की योजना क्यों थी? क्या एक काफी नहीं थी सबक सीखने के लिए? कॉबी मिटलीट की आत्मा के अनुसार 2 मौतें शायद सबक को मजबूत करने के लिए थीं। हो सकता है एक नुकसान उस गहरे बदलाव के लिए पर्याप्त नहीं होता। अच्छा। और इस बार क्योंकि आध्यात्मिक सत्य पहले से ज्यादा सुलभ हैं, जानकारी ज्यादा उपलब्ध है, तो वैलेरी के पास इन अनुभवों को समझने और उनसे सीखने का बेहतर मौका था। और आत्मा ने उसे इसके लिए तैयार भी किया था। वैलेरी को ऐसी जगह पर रखा गया जहां वो अपने नुकसान के अनुभव का उपयोग दूसरों को ये समझने में मदद करने के लिए कर सके कि भौतिक नुकसान क्षणिक होता है। मतलब अपने अनुभव से दूसरों की मदद करना। हाँ, ये उसके अपने ज्ञान को साझा करने के महत्व को भी दर्शाता है। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें, कुछ मुख्य बातें हैं जो बार बार सामने आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला तो ये जन्म पूर्व योजना का विचार कि आत्माएं आपसी विकास के लिए मतलब काफी जटिल समझौते करती हैं। हाँ। दूसरा कि चुनौतियों और यहाँ तक कि दुख के जरिए आत्मा का विकास होता है, खासकर सहानुभूति और करुणा जैसे गुणों का। तीसरा कि मृत्यु और अलगाव एक तरह का भ्रम है, आत्माएं शाश्वत हैं और हमेशा जुड़ी हुई हैं। चौथा, शोक या ग्रीफ एक जरूरी प्रक्रिया है। दर्द को महसूस करना, आंसू बहाना, खुद पर दया करना, ये सब महत्वपूर्ण है और इस दौरान आध्यात्मिक मदद भी मौजूद रहती है। और पांचवा, जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण विचार है, कि आत्मा के स्तर पर कोई पीड़ित नहीं है, सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। हाँ, ये समझना शायद सबसे मुश्किल है। वैलेरी की कहानी जितनी दर्दनाक है, उतनी ही वो आशा और समझ की एक नई परत भी खोलती है ना? बिल्कुल। ये हमें दिखाती है कि कैसे सबसे गहरे नुकसान भी आत्मा के विकास की यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य सहानुभूति, हानि की क्षणभंगुरता और आंतरिक संतुलन जैसे सबक सीखना हो सकता है। हाँ, और ये विचार किसी को भी अपनी निजी चुनौतियों, मुश्किलों या जीवन में आए अप्रत्याशित मोड़ों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि हर कोई इन विचारों को पूरी तरह माने, लेकिन एक संभावना के तौर पर भी ये शायद हमारे दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की इस गहरी बातचीत को रोकते हैं एक विचार के साथ। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ इस संभावना को भी स्वीकार कर लें कि जीवन की घटनाओं के पीछे कोई गहरी योजना हो सकती है, तो क्या ये हमारे रोजमर्रा की मुश्किलों या अचानक आने वाले बदलावों से निपटने के तरीके को बदल सकता है, भले ही हमें उस योजना की पूरी जानकारी ना हो? ये सोचने वाली बात है। या फिर इस विचार पर मनन करें कि व्यक्तित्व एक रचना है, हमारे अपने होने के एहसास और हमारे रोज के अनुभवों के लिए इसका असल में क्या मतलब है।